पाकिस्तान के मौजूदा हालात में जो भी हालात हैं उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं पाकिस्तान के तानाशाह हैं। और इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी बहुत पहले, जब एक तानाशाह की सनक की वजह से आतंकवाद की वंश बेल इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि तानाशाहों की भी लिस्ट की अगर बात करें तो वो लिस्ट भी बहुत लंबी है। सबने सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ाने पर जोर दिया, किसी ने भी पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली की तरफ देखा तक नहीं। और देखिए उसकी क्या स्थिति है। यही वजह है कि पाकिस्तान आज इस हालत में है। इसी पर दिखाते हैं आपको इंडिया डेली की खास पड़ताल। 1 अक्टूबर 1895 में भारत में जन्मे लियाकत अली खान, जो कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। एक तरह से शुरुआती अगर हम शिक्षा की बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और उसके बाद जिन्ना के साथ वो मिले। उनकी अगर हम छात्र जीवन की बात कर ले तो जिन्ना के साथ मिलने के बाद उन्होंने शुरुआती यानी कि स्टूडेंट्स के ही दिनों से जो है उन्होंने पूरी तरह से राजनीति में अपना रुझान दिखाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद इसका फायदा जो है जब भारत का विभाजन हुआ उस वक्त देखने को मिला था। इस विभाजन के बाद उन्हें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो पहले प्रधानमंत्री के तौर पर जो है इतिहास में उनका नाम जो है वो दर्ज है। इन सब के बीच में देखें कि भारत जब पूरी तरह से आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जो है एक टेम्परेरी सरकार बनाई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। और उस वक्त में लियाकत अली खान जो है वो एक वित्त मंत्री थे और उस वक्त में उन्होंने भारत के लिए पहला बजट जो है वो भी पेश किया था। इसके बाद अगर हम 1947 की बात कर ले तो 1947 में जहां इस तरफ में यानी कि भारत की तरफ में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने हैं, तो वहां पर लियाकत अली जो है वो प्रधानमंत्री बने। और इसके बाद जो हुआ कि एक अपना कार्यकाल जो 5 साल का था वो पूरा नहीं कर पाए और 4 साल 2 महीने 2 दिन में ही वो पद से हट गए या हटा दिया गया। ये तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और आगे जिस तरह से हम आपको ये बताएं 1948 का किस्सा, तो 1948 में पहली बार पाकिस्तान ने जो है वो भारत के ऊपर में हमला कर दिया था। इस हमले को लियाकत अली खान जो है वो रुकवा सकते थे, रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। और देखिए पाकिस्तान की हमेशा से फितरत रही है भारत पर हमला करना, उसे पीछे धकेल देना, लेकिन भारत हमेशा अपना आगे का जो रुख है उसको अख्तियार करके चलता है। 1948 यानी कि महज 1 साल के बाद ही पाकिस्तान जो है वो अपने मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश में लगा रहा, जो अब तक लेकिन हो नहीं पाया। ऐसे में देखिए लियाकत अली खान जो हैं उनके ऊपर भी सवाल जो है उठने लगे कि अगर वो हमला रोक सकते थे, रुकवा सकते थे, तो उन्होंने रुकवाया क्यों नहीं, क्योंकि वो उस वक्त में जो है प्रधानमंत्री थे। इसके बाद आपको ये बताएं कि लियाकत अली खान जो है कश्मीर के मुद्दे को लेकर के एक समझौता भारत के साथ कर बैठे। अब वो समझौता यहाँ पर जो सेना है, सेना प्रमुख है, उनको भाया नहीं। जैसा हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र महज नाम मात्र है पाकिस्तान के अंदर में, वहां पर सब कुछ सेना प्रमुख जो है वो चलाते हैं। आज भी वही दौर जो है जारी है। ऐसे में शुरुआती दिनों से ही वहां पर आर्मी का वर्चस्व रहा है। अब देखिए जब ये समझौता भारत के साथ लियाकत अली खान ने कर लिया, उसके बाद से उनकी नाराज़गी यानी कि आर्मी की नाराज़गी, सेना प्रमुख की नाराज़गी देखने को मिली। उन्होंने तख्ता पलट की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। और जब कामयाब नहीं हो पाए तो लियाकत अली खान जब एक मंच पर पहुंचे थे, एक कार्यक्रम में संबोधित करने के लिए मंच पर पहुंचते हैं, माइक पकड़ते हैं, लेकिन तब तक गोली चल जाती है और ऐसे उनकी हत्या कर दी जाती है। चौधरी मोहम्मद अली वो शख्स जो आगे चलकर पाकिस्तान का वजीर आजम बना। इनका जन्म भारत के पंजाब के जालंधर में हुआ था। जालंधर में इनकी परवरिश हुई और उसके बाद जब बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान चले गए। जो इतिहासकार है वो इस बात को बताते हैं कि अगर अली पाकिस्तान की पद पर लंबे समय तक बैठे होते या टिके होते तो पाकिस्तान का हश्र ऐसा ना होता जैसा वो आज है। शायद कुछ अलग होता, यानी वर्तमान से बिल्कुल जुदा। मोहम्मद अली को पाकिस्तान का वित्त मंत्री बनाया गया था जब पाकिस्तान की पहली बार सरकार का गठन बंटवारे के बाद हुआ था। इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा थे, लेकिन बाद में गवर्नर जनरल इस्कंद मिर्जा ने मोहम्मद अली को प्रधानमंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया और अगस्त 1955 की वो तारीख
जब वित्त मंत्री रहे चौधरी मोहम्मद अली को वजीर आजम का पदभार दिया गया। अपने पद पर रहते हुए मोहम्मद अली ने पाकिस्तान का संविधान बदलने का काम किया। 23 मार्च 1956 वो तारीख, वो दिन, वो साल जब पाकिस्तान के संविधान का पहला जो ड्राफ्ट था वो लागू किया गया और इसी दिन पाकिस्तान को इस्लामिक मुल्क घोषित किया गया। चौधरी मोहम्मद अली अपनी पार्टी मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा बोगरा सरकार की 1 यूनिट पॉलिसी पर भी उन्होंने एक लंबे समय तक काम किया। पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्सों के 4 प्रांतों खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध को मिलाकर एक बनाने का उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने कोशिश की थी। मोहम्मद अली के खिलाफ हुआ एक अविश्वास प्रस्ताव जो था वो सदन में पेश किया गया। मोहम्मद अली को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष पद से हटाया गया और वहीं से पाकिस्तान की जो दुर्दशा थी वो शुरू होनी शुरू हो गई। इतिहासकार इस बात को बताते हैं कि अगर मोहम्मद अली अभी भी अगर उनके टेन्योर को पूरा करने दिया जाता या फिर वो अध्यक्ष के पद पे रहते तो शायद पाकिस्तान का जो सूरत हाल थी वो कुछ और होती। जो तस्वीर हमें दिख रही है वो तस्वीर कुछ और हो सकती थी। क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होने जा रहा है? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि जब से ट्रंप और पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर की मुलाकात हुई है उसके बाद से मुनीर जो है वो ट्रंप की भाषा बोल रहे हैं। आज आसिम मुनीर की तरफ से अपनी जो मौजूदा सरकार है पाकिस्तान की, उन्हें एक बात कह दी गई कि जी अब जो ट्रंप कह रहे हैं उसी चीज़ को वैलिडेट करिए और उसी चीज़ को बोलिए। ये बात इससे पुख्ता हो जाती है कि आज ऑफिशियली पाकिस्तान की सरकार की तरफ से ट्रंप को लेकर ये पोस्ट सामने आता है कि जी ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। तो ये इस और संकेत दे रहे हैं कि एक तरफ जो आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है ट्रंप के साथ, तो क्लोज डोर मीटिंग्स में क्या हुआ है, क्योंकि वहाँ का जो गृह मंत्री है उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि भाई वो जो मतलब उसके पास पूरी पार्स है कि क्या होम अफेयर्स चल रहे हैं, क्या मुद्दे जो है वो पाकिस्तान के चल रहे हैं, मतलब उसका तो पूरा राइट है मुलाकात करने के लिए ट्रंप से, लेकिन वो इस क्लोज डोर मीटिंग में नहीं था। और अक्सर जब हम पाकिस्तान के इतिहास को देखें, जब भी तख्ता पलट होता है तो इसके पीछे कारण, किसी की भी सरकार आए, पीटीआई हो, इमरान खान हो, तो उसके पीछे सेना का दखल होता है। सेना जिसे चाहेगी उसे वहाँ पर सरकार बनवाएगी, तोड़वाएगी। तो क्या इस वक्त अमेरिका में जो ये मीटिंग हुई है आसिम मुनीर की, क्या यहाँ पर तख्ता पलट होने जा रहा है? कुछ थियोरीज तो ये भी कह रही है कि शायद ये भी हो सकता है कि ईरान को लेकर क्लोज डोर मीटिंग में कुछ बड़ा फैसला हुआ, क्योंकि देखिए लंबे समय से देखने को मिलता है कि अगर पाकिस्तानी आर्मी के कहे पर वहाँ की सरकार नहीं चलती है तो उस सरकार को वहाँ से हटा दिया जाता है, फिर एक नई सरकार, पपेट सरकार लेकर आई जाती है। तो अभी आसिम मुनीर की जो ये मुलाकात हुई है, क्या मुनीर की मुलाकात में ईरान को लेकर कोई डिसीजन लिया गया है? क्या चाइना को लेकर कोई डिसीजन लिया गया है? चाइना को लेकर कोई बातचीत जो है वो हुई है? बहुत सारी थ्योरीज जो है वो निकल कर सामने आ रही है, लेकिन इस बीच ये कहा जा रहा है कि वहाँ की सरकार का इस मीटिंग में शामिल ना होना, मतलब उस क्लोज डोर मीटिंग में कहा जा रहा है सिर्फ आसिम मुनीर थे और साथ ट्रंप थे। इसकी ये और संकेत दे रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में कुछ बड़ा हो सकता है। मौजूदा सरकार को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि उस मीटिंग में वो थे ही नहीं। और इससे एक और बात भी साफ हो जाती है, क्योंकि आज ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान ने ये बात साफ कर दी है कि अगर इस युद्ध में पाकिस्तान कूदता है, किसी भी तरीके से अगर अमेरिका को सहयोग देता है, तो ईरान सीधा पाकिस्तान पर हमला करेगा, परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो क्या पाकिस्तान कोई बड़ा कदम उठा सकता है? क्योंकि देखिए अगर आप ईरान के पड़ोसी देश में देखेंगे, सऊदी अरब से लेकर कुवैत, इराक, हर जगह एयर बेसिस पे कंट्रोल है अमेरिका का, लेकिन पाकिस्तान में तो और ज़्यादा कंट्रोल है। तो क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होने जा रहा है? क्या कोई एक नई सरकार बनने वाली है? ये इस ओर संकेत दे रहे हैं। पाकिस्तान में 1947 के बाद से सिर्फ एक ही कहानी रही, पाकिस्तान का जनरल ही पाकिस्तान का शासक होगा। वैसे तो पाकिस्तान ने दिखावे के लिए कई बार चुनाव करवाया, कई बार प्रधानमंत्री चुने, राष्ट्रपति चुने, लेकिन कभी भी उन लोगों के हाथ में असली ताकत नहीं रही। असली ताकत
हमेशा केंद्रित रही डीजीआईएसपीआर, आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ के पास। इसका सबसे ताजा उदाहरण जो है वो है डोनाल्ड ट्रंप ने जब आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया। लेकिन जब बात मीटिंग की आई, जब डोनाल्ड ट्रंप लंच पर पाकिस्तान के डेलीगेशन के साथ मुलाकात करना चाहते थे, उस समय सिर्फ 2 लोगों को परमिट किया गया, एक आर्मी चीफ यानी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दूसरे आईएसआई चीफ असीम मलिक। यानी कि अमेरिका ने भी साफ कर दिया, या अमेरिका को भी पता था कि पाकिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट से बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनकी वहां चलती नहीं है, न शहबाज की चलती है, न ही जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं जरदारी, उनकी चलती है। चलती किसकी है? चलती है आईएसआई चीफ की और आर्मी चीफ की। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हीं दोनों को बातचीत के लिए बुलाया। और यहां तक की खबर यह भी है कि जब ये मीटिंग चल रही थी या मीटिंग शुरू होने वाली थी, तो व्हाइट हाउस में जिस जगह पर ये मीटिंग होनी थी, जिस जगह ये बातचीत होनी थी, उस रूम के अंदर भी पाकिस्तान के गृह मंत्री को जाने की इजाजत नहीं दी गई। तो पाकिस्तान की जमहूरियत की पोल पट्टी खुल चुकी है। लेकिन कहानी जो है नई नहीं है। पाकिस्तान में तख्ता पलट का एक बहुत लंबा रिवाज रहा है। रिवाज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितने भी जनरल्स आए, उन्होंने या तो कोशिश की और तख्ता पलट कर दिया, या कोशिश की और तख्ता पलट नहीं कर पाए। इसलिए जो है इसमें एक बहुत मुख्य किरदार अगर पाकिस्तान के इतिहास को खंगालें, उठाकर देखें, तो नजर आता है परवेज मुशर्रफ का। एक ऐसा जनरल जिसने भारत के खिलाफ जंग छेड़ी, दोस्ती की आड़ में दगा दिया, धोखेबाजी की, पीठ पीछे छुरा घोंपा। इसलिए आज मुशर्रफ की कहानी भी जरा जान लेते हैं। परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ का बचपन दिल्ली में गुजरा। भारत में पैदा हुए परवेज मुशर्रफ आगे चलकर पाकिस्तान के ताकतवर तानाशाह बने। दिल्ली में पैदा होने वाले मुशर्रफ भारत के दुश्मन नंबर 1 भी कहलाए। परवेज मुशर्रफ का परिवार बंटवारे से पहले भारत में काफी संपन्न था, लेकिन 47 के बंटवारे के वक्त मुशर्रफ 4 साल के थे और वो पाकिस्तान के कराची में अपने परिवार के साथ बस गए। 21 साल की उम्र में परवेज मुशर्रफ जूनियर अफसर पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती हुए। परवेज मुशर्रफ ने 1965 के युद्ध में भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 1971 में युद्ध में मुशर्रफ की महत्वपूर्ण भूमिका रहने के कारण पाकिस्तान की सरकार ने मुशर्रफ को प्रमोट कर दिया। 1998 में पाकिस्तान के जनरल बने परवेज मुशर्रफ और भारत के खिलाफ करगिल वाली साजिश की। अपनी जीवनी इन द लाइन ऑफ फायर अ मेमोयर में जनरल मुशर्रफ ने लिखा था कि करगिल पर कब्जा करना उनका सपना था और उन्होंने करगिल पर कब्जा करने की कसम खाई थी। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट किया और खुद पाकिस्तान के तानाशाह बन गए। सत्ता में रहते हुए मुशर्रफ ने वो सब कुछ किया जो एक पाकिस्तान का जनरल करता आया था, चाहे वो भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात हो, भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने की बात हो, पाकिस्तान में तख्ता पलट की बात हो, बलूचिस्तान में मानवाधिकारों को कुचलने की बात हो, बहन बेटियों की इज्जत को लूटने की बात हो, बलात्कार, रेप, हत्याएं, ऐसी कई जघन्य वारदातों को अंजाम मुशर्रफ के रिजीम में दिया गया। इसलिए पाकिस्तान का कोई भी जनरल इस काले दाग से नहीं बच पाया और उसी काले इतिहास का एक नया अध्याय है जनरल आसिम मुनीर। जनरलों के काले इतिहास में पाकिस्तान के एक और जनरल का नाम जुड़ गया है और इस जनरल को भविष्य में पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार को कुचलने और पाकिस्तान की तथाकथित सो कॉल्ड सरकार को ओवररूल करने के लिए भी जाना जाएगा। पाकिस्तान को परमाणु शक्ति बनाने वाले अब्दुल कादिर खान का ताल्लुक हिंदुस्तान से है। जी हाँ, ब्रिटिश काल में 1935 में जन्मे अब्दुल कादिर खान का जन्म भारत में हुआ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में।
हालांकि बंटवारे के वक्त 1951 को वो अपने परिवार समेत पाकिस्तान चले गए। उनकी शिक्षा वहीं से हुई और उसके बाद में साइंटिस्ट के रूप में उन्होंने अपनी एक अलग भूमिका निभाई। भले ही वो पाकिस्तान चले गए हों, लेकिन अब्दुल कादिर खान का मन मध्य प्रदेश में, भोपाल में हमेशा लगता रहा। वो भोपाल को स्विट्जरलैंड तक कहा करते थे। कहा जाता है कि अब्दुल कादिर खान अपनी क्षमता के अनुरूप ही लगातार कार्य करते रहे और उन्होंने उन तमाम पैमानों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को ये कहा जाए कि परमाणु शक्ति बनाया। अब्दुल कादिर खान एक बात हमेशा कहते थे कि जिनका कोई नहीं होता उन्हें हर जगह से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है, और यही वजह है कि अब्दुल कादिर खान हमेशा से परमाणु शक्ति और परमाणु संरक्षण की बात करते रहे हैं। 1990 के दशक में उन्होंने पाकिस्तान को खासतौर से परमाणु संवर्धन की बात कही थी, जोर दिया था और ये कहा था कि भले ही पाकिस्तान अभी हथियार नहीं बना सकता, लेकिन परमाणु संवर्धन जरूर किया जा सकता है। और यही वजह है कि विदेशों में पढ़ाई करने के बाद में, साइंटिस्ट बनने के बाद में उन्होंने पाकिस्तान को परमाणु शक्ति बनाने के लिए पुरजोर कोशिश की। अब्दुल कादिर खान एकमात्र ऐसे साइंटिस्ट रहे जिन्हें 3 बार प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। और हालांकि इस बीच उनके ऊपर कई तरह के आरोप भी लगे, चाहे बात उत्तर कोरिया के साथ में या फिर अन्य देशों के साथ में उनके तालमेल की रही हो। कई बार ये भी आरोप रहा कि जिस तरह से उन्होंने जो तमाम टेस्टिंग की है वो भी बहुत गलत तरीके से की गई है। लेकिन इसके बावजूद कहा यह जाता है कि आज अगर पाकिस्तान मुस्लिम देशों की अगर संख्या में एक तरह से परमाणु संवर्धन या परमाणु शक्ति के रूप में जाना जाता है, तो उसमें बहुत बड़ा जो रोल रहा है वो अब्दुल कादिर खान का ही रहा है।